दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ और बेहद ज़रूरी सवालों को आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। इसके अलावा आपसे मैं एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड की गई है वो इनएप्रोप्रिएट है, आपको यदि ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, ताकि जैसे ही वो बात हमारे संज्ञान में आती है हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्यरात्रि में कहाँ पे सूर्य उगता है, तो मध्यरात्रि में सूर्य जो उगता है दोस्तों वो नॉर्वे में उगता है, यानी कि नॉर्वे को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है, तो 6 महीने का दिन या 6 महीने की जो रात होती है वो ध्रुवों पर होती है दोस्तों। ध्रुवों पर, यानी कि जो एक्सिस, जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है सूर्य जो है पूर्व में उगता है, ये पूर्व है तो ये पश्चिम होगा, और ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। सूर्य जो दोस्तों, और आपको मालूम है ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमती है, तो इसीलिए, और जापान एक पूर्वी देश है, तो इसीलिए सूर्य जो सबसे पहले उगता है वो जापान में उगता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है, तो भारत में सबसे पहले जो सबसे पूर्वी राज्य होगा भारत का वहीं पे उगेगा। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और सबसे अंत में गुजरात में जो है भारत में सूर्य उगता है। इसके अलावा कुछ और सवाल यहाँ से आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वी को एक रेखा दो बराबर भागों में जो बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब यदि हम मानते हैं कि ये यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और ये यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है, और यदि यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य की किरणें जब इस तरह से पृथ्वी पर पड़ेगी दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के एक भाग जो है, पृथ्वी का एक हिस्सा, यानी कि पृथ्वी का जो पूर्वी हिस्सा है इसमें प्रकाश है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में अंधकार है। जितना पूर्वी हिस्से में प्रकाश है उतना ही पश्चिमी हिस्से में अंधकार है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होगा और दक्षिण ध्रुव यहाँ पे होगा, तो पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है, दिन और रात की अवधि में बराबर गैप है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिन की अवधि है तो ये रात की अवधि है, ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर दिन की और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्रीज जो है झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने के कारण पृथ्वी में दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। कहीं पे 15 घंटे का दिन है तो वहाँ पर जो है 9 घंटे की रात होगी, कहीं पे 20 घंटे का दिन है तो वहाँ पे 4 घंटे की रात होगी, कहीं पर 15 घंटे की रात है तो वहाँ पे 9 घंटे का दिन होगा। ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही होता है। तो ये आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है। थाईलैंड जो है दोस्तों, इसे हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा थाईलैंड। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा लाओस एक देश है, इसे हम हाथियों का देश कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जापान की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचायत। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है, डाइट। ड्यूमा जो है ये रूस की संसद का नाम है। कांग्रेस जो है ये यूएसए की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत या राष्ट्रीय सभा जो है ये नेपाल की संसद का नाम है। आपको सवाल पूछा जाए बांग्लादेश की संसद का नाम बताइए, तो जातीय बांग्लादेश की संसद का नाम है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि
ईरान की आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ईरान की संसद का नाम बताइए। तो ईरान की जो संसद है दोस्तों उसका नाम है मजलिस। मजलिस जो है ईरान की संसद है। आपको यदि सवाल पूछा जाए वुंडस्टैग जो है, वुंडस्टैग किस देश की संसद का नाम है, तो वुंडस्टैग जो है जर्मनी की संसद का नाम है। इसको वुंडस्टैग या वुंडस्ट्रॉट भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ से आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत का शोक, माफ कीजिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी मूसी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसी तरह से आपको सवाल पूछा है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का जो शोक है दोस्तों वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गोदावरी जो है, गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को हम बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब ये जो मूसी नदी है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर, हैदराबाद। तो ये सवाल आपको यहाँ से कई शहरों के नाम पूछे जाते हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे आपको पूछ लिया दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना जो है ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कलकत्ता जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृष्णा नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के मिलने से इनके डेल्टा के द्वारा एक झील बनाई जाती है। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है झील। इस झील का नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के द्वारा जो संगम होता है इनका और जो डेल्टा जो है इनके मिलने से इस झील का निर्माण होता है, कोलेरू झील। और ये ताज़े पानी की झील है। सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झील है या फिर ताज़े पानी की झील। चलिए आगे चलते हैं। ISI किस देश की खुफिया एजेंसी का नाम है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी UK। और ISI जो है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है दोस्तों, ऑप्शन बी। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसी तरह से भारत की एक और खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ये दोनों भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। रॉ जो है भारत की बाहरी यानी कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है और IB जो है ये भारत की आंतरिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसी तरह से भारत में जो है दोस्तों CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन तीनों एजेंसीज के हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में इन तीनों एजेंसीज के हेडक्वार्टर हैं। इनके चीफ आपसे वर्तमान के पूछे जा सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CBI के जो चीफ है वर्तमान में CBI के जो चीफ हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। रॉ के जो चीफ है दोस्तों वर्तमान में उनका नाम है सामंत गोयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो IB के जो चीफ हैं वर्तमान में उनका नाम है अरविंद कुमार जो है रॉ IB के चीफ हैं। ये तीनों सवाल करंट अफेयर में आपसे पूछे जा सकते हैं। USA की खुफिया एजेंसीज जो हैं दोस्तों वो है CIA और FBI। UK की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो है SIS, इसे हम MI5 भी कहते हैं। MI5 MI6 जो है ये UK की इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली प्रथम महिला। ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी बिछेंद्री पाल होगा दोस्तों ये, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी जुबको तेवई। और इस सवाल का सही जवाब है जुबको तेवई माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली पहली महिला है और ये जापान की रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता 1984 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सबसे पहले चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। और अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम विकलांग महिला या दिव्यांग महिला है जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणिमा सिन्हा ये 7 बार जो है नेशनल वॉलीबॉल टीम की प्लेयर रह
एक बार इनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। अपने घर से दिल्ली किसी काम से जा रही थी ट्रेन में, तो ट्रेन में कुछ लुटेरे घुसे और उन्होंने इनसे इनका पर्स छीनने की कोशिश की। जब इन्होंने इस बात का विरोध किया तो लुटेरों ने इन्हें ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से भी कोई ट्रेन आ रही थी, तो वो इनके ट्रेन जो है इनके पैर के ऊपर में से होकर के निकल चली गई। पूरी रात जो है ये वहीं पर रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। इसके बाद जब सुबह इन्हें होश आया तो इन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल में है, और जब इन्होंने देखा कि इनका जो पैर जो है वो कट चुका था पूरा का पूरा। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने ये अपने मन में ठान लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरह से बिस्तर के ऊपर नहीं गुजार सकती। तो अरुणिमा सिन्हा ने ये डिसाइड किया उसके बाद, ये घटना घटने के बाद, कि मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। और सभी लोगों ने इनका विरोध किया, सभी लोगों ने कहा कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं इसको करके ही दिखाऊंगी। और इन्होंने बिछेंद्री पाल से मदद मांगी, जो भारत की पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली, और बिछेंद्री पाल ने इनका पूरा पूरा साथ दिया और अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली एम्प्यूटी बनी जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की है। या अरुणिमा सिन्हा यहीं पे नहीं रुकी दोस्तों, इन्होंने ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को इन्होंने जीता। इसके बाद इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर जाने वाली पहली विकलांग महिला ये बनी। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर ये गई। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर जाने वाली पहली विश्व की महिला ये बनी, विकलांग महिला। तो इसी तरह से अरुणिमा सिन्हा जो है ये पूरा का पूरा मोटिवेशन का पहाड़ ही है। आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। अरुणिमा सिन्हा ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी हाइट जो है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की करंट हाइट है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व की चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी फिजी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत की चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश को। आपसे पूछा जाए भारत के चावल का कटोरा किसे कहते हैं, यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश है दोस्तों, ये ध्यान रखिए ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी भी कहते हैं। इसी तरह से भारत का सोयाबीन प्रदेश हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। आपसे पूछा जाए सवाल कि भारत के धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को हम भारत के धान का कटोरा कहते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो मंदिर इस तरह से, इस आकार से बनते हैं उन्हें उसे ही हम पैगोडा शैली कहते हैं। तो म्यांमार में बहुत सारे मंदिर इस शैली पर बने हुए हैं और गोल्ड प्लेटेड है वो मंदिर, इसीलिए म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। आपसे यहाँ पर इससे मिलते जुलते कुछ और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब आपको भारत में एक मंदिर है, उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आपको सवाल पूछा है कि भारत का ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? ब्लैक पैगोडा, तो भारत का ब्लैक पैगोडा दोस्तों कोणार्क में जो मंदिर है, कोणार्क का जो मंदिर है इसे ही हम भारत का ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क उड़ीसा में ये मंदिर है, उड़ीसा। अब ये जो कोणार्क जो है इसे हम भारत का सूर्य मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, भारत का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ इंडिया। आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर किसे कहते हैं, तो नीरथ में हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर है और नीरथ जो है ये शिमला में है। और म्यांमार दोस्तों, म्यांमार बर्मा का ही पुराना नाम है, माफ़ कीजिए, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इसी तरह से आपको कुछ और देशों के पुराने नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे सिलोन जो है, सिलोन ये श्रीलंका का पुराना नाम है। पर्शिया जो है, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया दजला और फरात की नदियों के किनारे बसी हुई है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों पर के किनारे बसी हुई थी, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, इराक का। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हॉलैंड कौन से देश का पुराना नाम है, तो हॉलैंड जो है, हॉलैंड
तो ये नीदरलैंड का पुराना नाम है। आपसे दोस्तों इंग्लैंड की जो राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा में है। आपसे देशों की राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं, तो आप आप यदि करंट अफेयर अखबार यदि आप डेली पढ़ते हो तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद होती रहती है। लेकिन यदि आप अखबार नहीं पढ़ते तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में ज़बरदस्ती डालनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे अखबार पढ़िए। 25 से 30 मिनट आप ज़रूर अखबार को दीजिए। हालांकि आपको अखबारों में ज़्यादा समय देना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी टाइम यदि नहीं देते हो करंट अखबार पढ़ने के लिए तो आप कम से कम 25 से 30 मिनट ज़रूर अखबार पढ़िए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी यमुना। और इस सवाल का सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के में जो झील है मानसरोवर झील के पास में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास में से निकलती है। मानसरोवर के पास में से इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी भी निकलती है। मानसरोवर के पास में से सतलुज नदी भी निकलती है दोस्तों। तो ये यहाँ से 3 भारत की बड़ी नदियाँ जो है मानसरोवर तिब्बत झील के पास में से निकलती है। तो ये सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ से होते हुए ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम से होते हुए ये भारत के दूसरे राज्यों में जाती है। और नामचा बरुआ जो है ये भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत में सबसे पूर्वी चोटी दोस्तों नामचा बरुआ है। नामचा बरुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर जो है ये भारत में बहती है। और गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत में सबसे अधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है किस नदी का सबसे अधिक है? यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत में सबसे अधिक है। गंगा नदी की आपसे इन नदियों की सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती है। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ जो है दोस्तों, जैसे चंबल नदी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, चंबल नदी माफ़ कीजिए, जैसे चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, टॉन्स नदी है, गंडक नदी है, और जैसे कोसी नदी है, गोमती नदी है। ये सारी की सारी नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और यमुना नदी न केवल गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है, जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों दिबांग, लोहित इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा सुवांचरी, धनचरी ये नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा यदि आपको पूछा जाए भारत में कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, और सुंदरबन नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में ही है। हालांकि ये डेल्टा पश्चिम बंगाल के साथ साथ, भारत के साथ साथ, ये बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। 2 देशों में ये फैले हुए हैं। लेकिन आपको सवाल पूछा है भारत में सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल आपका जवाब होगा। ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत में सबसे बड़ा, भारत में ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यदि आपको पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पे है, ये आसाम में है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर इस जो द्वीप का नाम है दोस्तों माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ एक नदी द्वीप है। यानी कि हालांकि असम सरकार ने इसे एक जिला का दर्जा दे दिया है। तो ये भारत का पहला जिला है जो कि एक द्वीप पर है पूरा का पूरा। आपको एग्जाम में कुछ और सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्यों के बीच में है भारत में। तो ध्यान रखिए, मुख्य रूप में कावेरी जल विवाद जो है भारत में, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये जल विवाद है। हालांकि कावेरी जल विवाद भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
स्वतंत्रता की देवी यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यानी कि स्वतंत्रता की देवी जो है वो न्यूयॉर्क में है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये स्वतंत्रता की देवी है, ये किस देश ने किस देश को गिफ्ट दिया है? तो ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया है। अगर आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा होगा, इसके सर पे एक ताज है और ये जो इसके सर पे ताज है इस पे इस तरह से कांटे लगे हुए हैं और ये 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं दोस्तों। अब आपसे यहाँ पर कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं, विश्व की प्रसिद्ध इमारतें या टावर, कुछ इस तरह से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो पेरिस में एक टावर है, उसका नाम है आईफिल टावर। आईफिल टावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईफिल टावर जो है ये पेरिस में है और पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, फ्रांस की। उसी तरह से मॉस्को में, मॉस्को रूस की राजधानी है और मॉस्को में एक इमारत है, उसका नाम है क्रेमलिन। क्रेमलिन इमारत जो है ये रूस में है, ये मॉस्को में ये इमारत है और मॉस्को रूस की राजधानी है। और क्रेमलिन में रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका निवास स्थान है क्रेमलिन। इसी तरह से आपने राजधानियाँ पूछी जाती है कुछ देशों की, जैसे लंदन जो है दोस्तों ये इंग्लैंड की राजधानी है। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको जैसे पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आपको सवाल पूछा जा सकता है अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है। तो राजधानियाँ भी आपको दोस्तों, आप जैसे मैंने आपको कहा कि यदि आप अखबार रूटीन बेसिस पे पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको अपने आप याद होती चलती हैं, तो आप अखबार ज़रूर पढ़ें। इसी तरह से आपको कुछ और इमारतें पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको सवाल पूछ लिया दोस्तों कि इम्पीरियल पैलेस कहाँ पे है, तो इम्पीरियल पैलेस जो है ये टोक्यो में है और टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, टोक्यो। और आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे आपको सवाल कुछ और पूछे जा सकते हैं। आपको सवाल पूछा जाए कि झुकी हुई मीनार कौन से देश में है, या आपको पूछा जा सकता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है। झुकी हुई मीनार दोस्तों, तो ये जो है ये इटली में है, इटली में। और इटली की जो राजधानी है वो रोम है, रोम इटली की राजधानी है। इस तरह से आपको परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप काइंडली इस तरह से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों के निवास स्थान युग्म है, इनमें से गलत युग्म छांटें। ऑप्शन ए व्हाइट हाउस, यूएसए के राष्ट्रपति का निवास स्थान। ऑप्शन बी, मेरे कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो गलत युग्म है वो हमारा सही आंसर होगा। तो जैसे ये व्हाइट हाउस जो है ये यूएसए के राष्ट्रपति का निवास है, तो ये एक स्टेटमेंट सही है। बकिंगम पैलेस जो है ये इंग्लैंड के राजा या रानी का निवास स्थान है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 7 रेड क्रॉस रोड, हालांकि इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम है 7 लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग जो है इसका नया नाम है। तो ये 7 लोक कल्याण मार्ग जो है भारत के प्रधानमंत्री का निवास है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और संसद भवन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निवास नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत के राष्ट्रपति का निवास जो है वो राष्ट्रपति भवन है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिले, खासकर वो जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। दोस्तों आप लोग यदि हमारा चैनल अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग अपने सुझाव हमें देते रहें दोस्तों। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आप लोगों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और कुछ नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।